आंसू अब मुतवातर बहने लगे थे। दिल जख्मी होने लगा था और याद के पर्दे पर इसका चेहरा फिर से चमकने लगा था। इसने आंखें चंद पल बंद की। गरम गरम आंसू रुखसार पर फिसलने लगे, मगर इसे परवाह नहीं थी। वो दूसरी जानिब नजर आते इसके चेहरे को महव होकर देख रही थी। इसे महसूस कर रही थी वो दूर था तो दूर क्यों नहीं लगता था, क्यों दूर होते हुए भी इसकी कुर्बत महसूस होती थी। इसने आंखें खोल दी, जाए नमाज बिछाकर नमाज के लिए खड़ी हो गई। मगरिब की नमाज अव्वल वक़्त में अदा करने वाले नफाक से महफूज रहते हैं। इसने भी अपना ईमान बचाने की अदना सी कोशिश की थी। शाम की स्याही में ईशा की स्याही घुलने लगी तो हवेली के सुनहरे कमकमे भी रोशन कर दिए गए। सारी हवेली इनकी रोशनी में नहा गई थी। शाजिया अमीना अपने शोहरों के साथ लाउंज में बैठी थी और सरबराही सोफे पर आगा जान मुस्कुराकर शाजिया की बात सुन रहे थे। बी जान भी मुकाबिल सोफे पर बड़ा जवान निसार की किसी बात पर हंस रही थी। इसी पल सामिया हवेली में दाखिल हुई थी। खुशो खुरम खूबसूरत सा कढ़ाई वाला जोड़ा जेब तन किए, हाथों में चूड़ियां पहने वो खासी भरी भरी सी लगती थी। नई नवेली दुल्हन शाजिया और अमीना के चेहरों से कहीं ज्यादा बाबरकत चेहरा लिए। अस्सलाम वालेकुम खाला, अस्सलाम वालेकुम आगा जान। वो ऐसी ही थी हंस वो घुलने मिलने वाली। घर में दाखिल क्या हुई सारी हवेली को पुररौनक कर दिया। बी जान अब के आगे बढ़कर इससे गले मिल रही थी और साथ साथ शायद इसे बाकी मौक़ों की गैर मौजूदगी पर डांट भी रही थी, जिस पर वह खिलखिलाकर माजरत करती इनसे अलग हुई। शाजिया और अमीना से गले मिली, इनको शादी की मुबारकबादों से नवाजा। दामाद कहाँ है मेरा? आगा जान के इस्तफसार पर वो बेख्तियार हंसी थी। आपके दामाद जी कह रहे थे कि वो नहीं आ सकते अंदर। दरअसल किसी काम से जाना था आगा जान इन्हें, इसीलिए अंदर नहीं आए। कल वलीमे में ज़रूर आएंगे। आगा जान ने मुस्कुराकर सर हिलाया। बी जान बार बार इसके चेहरे की बलाएं लेती थी। शाजिया और अमीना से चंद एक बातों के बाद इसने आसपास नज़र दौड़ाई। ना अमल थी और ना ही वली। खाला अमल कहाँ है? अमल कमरे में है अपने। इन सब से माजरत करती वो ऊपर इसके कमरे की जानिब बढ़ी। इसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर अंधेरा फैला था और वो चादर सर तक ताने सो रही थी। इसने हाथ मारकर कमरे की बत्तियां रोशन की तो चादर के अंदर से आवाज़ आई, बीजान प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करें। बीजान की बच्ची। इसने आगे बढ़कर इसकी चादर खींची तो वो एक झटके से उठी। सामी, नारा लगाकर वो बेड से उतरी और उसके गले लग गई। सामिया हंस रही थी, फिर इसे खुद से अलग किया। सब नीचे बैठे हैं और आप मोहतरमा कमरा बंद किए मुराकबा कर रही हैं। शादी का घर है मगर तुम बाज ना आना अपनी हरकतों से। और ये हाल देखो अपना क्या कर रखा है तुमने। सुधर जाओ अमल। इसे घुरक कर वो आगे बढ़ी और फिर इसके बेड पर बिखरी चादर को लपेटा, तकिए दुरुस्त किए। अमल मुस्कुराकर पीछे से इसके गले लग गई थी। इसे देखकर इतनी खुशी हुई थी कि हद नहीं। एक ढारस सी बंदी थी इसके दिल को। अरे अच्छा छोड़ो तो मुझे। इसके हाथ खोले। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो गई हो सामी। असफर भाई कैसे हैं? इसके खिलते चेहरे को देखकर अमल ने बेसाख्ता कहा तो वो हंस दी। वही बात बात पर हंसने की आदत। ठीक है तुम्हारे असफर भाई भी, मगर तुम्हें क्या हुआ है? क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? तुम तो कभी भी खुद से लापरवाह नहीं बरती, फिर अब क्या हुआ है? इसकी ढीली चुटिया से निकली छोटी छोटी लिटे जा बजा इसके चेहरे के अतराफ में बिखरी हुई थी। आंखें रोने की वजह से अजीब थकी थकी लग रही थी और चेहरा सुता हुआ। ठीक तो हूँ, क्या हुआ है मुझे? इसने पलटकर अपना चेहरा आईने में देखा और धक से रह गई। ये तो इसका चेहरा हरगिज भी नहीं था, इतना सुता हुआ और थका थका सा। देख लिया कितना ठीक है तुम्हारा हाल। सामिया अब आगे बढ़ी। इसकी वार्डरोब में लटके कपड़े उलट पुलट कर रही थी, फिर एक कासनी रंग की फ्राक हाथ में लिए वापस आई। जाओ शावर लो जाकर और फ्रेश हो जाओ। कुछ खाया है तुमने? इसका सर खुद ब खुद नफी में हिल गया तो सामिया ने इस पर एक हद हो गई है वाली नजर डाली और बाहर की जानिब बढ़ गई। इसने मुस्कुराते हुए बेड पर पड़ी फ्राक उठाई और वॉशरूम में घुस गई। इसका बोझल दिल एकदम ही सामिया के आने से हल्का फुल्का हो गया था। किसी का परवाह करना इंसान को कितना हल्का फुल्का कर देता है। काश आप भी ये जान सकते वली अहमद। गहरा सांस लेती वो आगे बढ़ गई। सुबह हवेली में बहुत चहल पहल हो रही थी। कांता बी जान के इसरार पर आज सुबह से ही आ गई थी और अब लाउंज में बैठी बी जान से बातें कर रही थी। जैन घर में आए मेहमानों के बच्चों के साथ खेल रहा था।
इसी पल ज़ीनों से अमल और सामिया उतरती हुई नजर आईं। अमल ने वही कासनी फ्राक जो पैरों तक गिरती थी पहन रखी थी। स्याह रेशमी बालों को हाफ बांधा हुआ था और कानों में मौजूद छोटे से टॉप्स इसे मजीद हसीन बना रहे थे। इसके साथ उतरती सामिया भी बहुत बशाश सी कॉटन के एम्ब्रॉयडरी वाले जोड़े में मलबूस खिली खिली सी लग रही थी। अमल की नज़र कांता पर पड़ी तो इसके लब बेसाख्ता मुस्कुराहट में ढल गए। कांता और सामिया इसके लोग थे जिसके साथ वो बहुत कंफर्टेबल होती थी। अस्सलामुअलैकुम कांता। इसकी चहकार पर कांता मुस्कुराकर उठी, इसे गले लगाया और फिर अलग होकर इसका चमकता चेहरा देखा। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह आज बड़ी खिली खिली लग रही हो। वो हंसती फिर सामिया की जानिब मुड़ी जो बीजान के साथ बैठी इन दोनों को मुस्कुरा कर देख रही थी। ये सब सामिया का कमाल है कांता, आप इसके साथ बैठेंगी ना तो बहुत इंजॉय करेंगी इसकी कंपनी को। बहुत बहुत अच्छी बंदी है ये, मेरी बेस्ट फ्रेंड। सामिया भी सलाम करती कांता से गले मिली और फिर अगले चंद ही लम्हात में लाउंज से हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। पुरखुलूस सी बातों से अमल का दिल जो कल शाजिया की बातों पर बोझल हो गया था खिल सा गया। चलो लड़कियों नाश्ता कर लो आकर। बीजान ने इन्हें किचन से आवाज़ दी तो वो तीनों उठकर किचन में चली आईं। कांता तो नाश्ता कर चुकी थी इसीलिए सिर्फ चाय पर इक्तफा किया, मगर अमल और सामिया ने नाश्ता नहीं किया था। सामिया की किसी बात पर हंसती अमल की मुस्कुराहट सिमटी जब इसने वली को किचन में दाखिल होते देखा। वो हल्के कत्थई से रंग की शलवार कमीज में मलबूस धुले बालों को पीछे जमाए हुए अंदर दाखिल हो रहा था। शाल जो गर्दन के गिर्द हमेशा लिपटी रहती थी अभी नहीं थी। वो इन तीनों को देखकर ठटक कर रुका, फिर सलाम करता अंदर चला आया। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कहाँ थे इतने दिनों से आप? कांता ने सबसे पहले इसके कान खींचे थे। अमल ने तो सर पूरा झुका रखा था और सामिया इसके बरक्स मुस्कुराकर वली को देख रही थी जो कांता की खिंचाई पर गड़बड़ाया था। मैं यहीं था। यहाँ कहाँ? कांता की बात पर अमल ने उमड़ती मुस्कुराहट रोकी थी। वली की नज़र इस पर फिसली तो एक पल को इसका दिल डोल सा गया। झुके सर के साथ मुस्कुराती हुई वो इस समय दिल में उतर रही थी। काम था कुछ बस इसीलिए नहीं आ पाया घर, इसने कहा और फिर पलटकर नूरा को चाय का कहने लगा। काम करो ठीक है, मगर ये जो बेजा सजाएं देते हो ना तुम, इस पर बस कर दो, अब नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कांता कहाँ बाज आ रही थी। सामिया ने बामुश्किल अपनी हंसी रोकी। अमल ने कांता को घबरा कर देखा था मगर वहाँ परवाह किसे थी। मैंने किसे सजा दी है? वो हैरान हुआ था। कांता ने तंबीही नज़रों से इस ऊंचे से लड़के को देखा। इंसान बन जाओ, अब अगर तुमने हमारी प्यारी सी लड़की को रुलाया तो देखना हम क्या करेंगे तुम्हारे साथ। वो बेसाख्ता मुस्कुराया था। गलत फहमी हुई है आपको कांता जी, सजाएं देना मेरा काम है ही नहीं, भला किसी और का काम मैं कैसे कर सकता हूँ? आप इनसे पूछ लें कि क्या मैंने कभी सज़ा दी है इन्हें। इसकी जू मायनी बात को किचन में बैठी तीनों लड़कियों ने समझ लिया था, इसीलिए वो तीनों एक साथ हंस पड़ी थी। इसी पल शाजिया और अमीना किचन में दाखिल हुई। वली जो मुस्कुराकर अभी कुछ भी कहने लगा था एकदम रुक गया और फिर रुख फेर लिया। अमल के चेहरे पर रक्सा मुस्कुराहट गायब हुई और खुशगवार से माहौल में तनाव दर आया। किस बात पर हंसा जा रहा है भाई, ज़रा हमें भी तो पता चले। और अमल, हमारे साथ तो बैठकर तुम अब तक ऐसे नहीं हंसी और यहाँ तो देखो कैसे ठट्ठे उड़ाए जा रहे हैं। शाजिया की तंजिया टून पर वली का चेहरा बेहद सपाट हो गया था। इसने अपनी चाय ली और फिर दरवाजे में खड़ी दोनों बहनों को भरपूर तरीके से नज़रअंदाज करता आगे बढ़ गया। शाजिया और अमीना दोनों ने गर्दन मोड़कर वली को देखा था। इसमें किस बात का गुरूर है भाई? ना सलाम ना दुआ, सारे एक ही जैसे हैं क्या इस घर में? वली के अंदाज पर तिल मिलाती शाजिया अंदर आई और अमीना सामिया के सामने वाली कुर्सी पर आ बैठी। अमल ने खुश्क पड़ते लबों पर जुबान फेरी थी। ये सामिया और ये कांता हैं भाभी, दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं। इसने दोनों की जानिब इशारा करके तारुफ करवाया तो शाजिया के अबरू हैरत से ऊपर को उठे। ये भी फ्रेंड है तुम्हारी? कांता की जानिब इशारा करके पूछा तो अमल की मुस्कुराहट फीकी पड़ी, मगर कांता बहुत पुरसकून थी। जी ये भी फ्रेंड है। अच्छा भाई, तुम कब से इतनी बड़ी लड़कियों से दोस्तियाँ करने लग गई? इसने हाथ आगे बढ़ाकर चाय अपने कप में उंडेली थी। अमीना ने भी मुस्कुराकर अमल का फीका पड़ता चेहरा देखा। क्या फ़र्क पड़ता है भाभी, दोस्त तो दोस्त होते हैं ना, भले छोटे हों या बड़े। और वैसे भी कांता बहुत समझदार हैं, मुझे हमेशा बड़ी बहनों की तरह गाइड करती हैं। इसने मुस्कुराकर कांता को देखा तो वो भी जवाबन मुस्कुराई। सामिया अलबत्ता अपनी चाय घूंट घूंट पी रही थी। किचन में एक बार फिर से खामोशी फैल गई थी। इसी वक्त वली किचन के दरवाजे में फिर से नमूदार हुआ था।
कांता 1 मिनट बात सुनिएगा मेरी। इसने वहीं से खड़े होकर कांता को पुकारा तो वो उठकर बाहर की जानिब बढ़ गई। सामिया अपना नाश्ता कर चुकी थी और अमल की भूख मर गई थी, इसीलिए इन दोनों का इंतजार किए बगैर वो दोनों भी उठकर बाहर की जानिब बढ़ी तो अब के शाजिया का गुस्सा सवा नेज़े पर जा पहुंचा। कोई इनके साथ बैठ ही नहीं रहा था। दूसरे लफ्ज़ों में कोई इन्हें नई नवेली दुल्हनों की तरह लिफ्ट ही नहीं करवा रहा था। अमल तो जैसे बहुत मजबूरी के तहत इससे बात कर रही थी। घर के बाकी अफराद, हाँ बाकी सब ठीक थे इसके साथ। वली का अंदाज बहुत खिंचा खिंचा सा था, स्पाट और मोहतात, मगर अभी इनके आने से कबल कैसे वो इन सब के साथ हल्के फुल्के अंदाज में बात कर रहा था, तब तो इसके चेहरे पर ऐसा कोई तासुर हरगिज भी नहीं था। बस शायद बाहर वालों को देखकर तेवरी चढ़ जाया करती थी इसकी। इसने सर झटका। देखा तुमने इन सबको? हमें तो ऐसे नज़रअंदाज किया है जैसे हम हैं ही नहीं यहाँ। अमीना ने कहकर एक कीना परवर निगाह किचन के दरवाजे पर डाली। और ये अमल बहुत गरूर है इसे अपनी खूबसूरती पर। अभी भी देखा कैसी सजी संवरी हुई थी और वली खड़ा था, मगर मजाल है जो इसने अपने लहराते बालों पर दुपट्टे का एक पल्लू भी डाला हो और लोग मिसालें देते हैं इसकी। वो दोनों भी नाजिया से कम नहीं थी। अपनी काबिल कबूल सूरतों को बहुत तराश खराश के बाद सजाया था, मगर फिर भी अमल के सामने दोनों कहीं पसमंजर में चली जाया करती थी। इसके सामने भला कोई टिक ही कैसे सकता था? वो तो धुली चांदनी थी, बेदाग और खूबसूरत। किचन से बाहर सामिया ने एक पल को इसे हाथ से पकड़कर रोका तो वो चौंक कर इसकी जानिब देखने लगी। तुम्हारी दोनों भाभियों के तेवर ठीक नहीं लग रहे मुझे अमल, एहतियात करना। अमल ने गहरा सांस लिया था। तुम्हें अब ठीक नहीं लग रहे? मैं तो जब से आई हैं ये दोनों तब से ही भुगत रही हूँ इन्हें। अजीब तंज करती रहती हैं 24 घंटे। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैंने क्या बिगाड़ा है इनका। मैंने तो कभी भी कोई सख्त बात नहीं की इनसे, हमेशा इज्जत की है इनकी। और पता है कल क्या कहा था मुझे शाजिया भाभी ने? कहते कहते इसकी आंखें भरने लगी तो सामिया चौंकी। क्या कहा? वो इसे गेस्ट रूम में ले आई थी हाथ से पकड़कर। कह रही थी कि इन्हें बड़ी ताई ने बताया कि मैं वली से बहुत बेतकल्लुफ हूँ। एक आंसू टपका था इसकी आंख से। सामिया तो इसकी बात सुनकर भौंचकी रह गई थी। क्या? इन्होंने क्यों कही ऐसी बात? नाजिया वली को पसंद करती है सामी, इसीलिए इसने एक की 4 लगाकर मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या अपनी माँ को कहा है। अर्जुमन ताई तो जब तक हर बात निगार ताई से ना कर लें इन्हें चैन नहीं पड़ता। इन्होंने निगार ताई को बता दिया और इन्होंने अपनी बेटियों को। अब ये बात सारे खानदान में फैलेगी और फिर बीजान तक भी पहुँचेगी। सोचो इनको कितना दुख होगा। इसने बोझल सी सांस खारिज करके अपनी आंखें रगड़ी। सब कुछ बिगड़ता जा रहा था। तो चंदा फिर तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताती तुम्हें मैं? उल्टा तुम परेशान हो जाती। और एक तो अर्जुमन ताई के बेटे नफीस ने जिंदगी अजाब कर दी है मेरी। सामिया इसकी बात पर फिर से चौंकी। क्यों? क्या किया है इसने? इस दिन वो मेरे कमरे में आ गया था। बहुत आस्ता आवाज़ में इसने कहकर गीली सांस अंदर खींची तो सामिया को लगा इसने कुछ गलत सुन लिया है। लेकिन क्यों? बदतमीजी की इसने मेरे साथ। क्या? सामिया ने बेयकीनी से इसका चेहरा हाथों में लेकर थामा। इसकी रोई रोई सी शहद रंग आंखों का राज अब खुला था इस पर। हम सब रस्म करने जा रहे थे ताई के घर। मैं अपने कमरे में बाल बनाने आई तो वो भी मेरे पीछे कमरे में आ गया। नीचे घर में इतना रश था, सामी के किसी ने इसे आते देखा ही नहीं, मगर वली। इसने गहरा सांस लिया। सामिया इसे ही देख रही थी। वली ने इसे देख लिया था मेरे कमरे में आते हुए। एक पल को वो रुकी तो सामिया ने इसके यख पड़ते हाथों को थामा। फिर क्या हुआ? फिर इसने मेरे कमरे में आकर इसे मारा। इसके घुटने से खून आने लग गया था। मैं बहुत डर गई थी सामी। मुझे लगा वो इसे जान से मार देगा, मगर इसने नहीं मारा क्योंकि वो जानता था कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है जिस्मानी तशद्दुद देखकर। इसने इसे कुछ भी नहीं कहा, मगर मुझे यकीन है कि वो वापस आकर इसने नफीस को नहीं छोड़ा होगा। पता है दोनों दिन वो तकरीब में शरीक नहीं हुआ। बाबा ने हसन ताया से पूछा तो वो बताने लगे कि नफीस सीढ़ियों से गिर गया था, काफ़ी चोटें आई हैं। मगर मैं इसी वक्त समझ गई कि इसको चोटें कैसे आई होंगी। इसने एक बार फिर गहरा सांस लिया। सामिया को बेख्तियार इस पर तरस आया था। और तुम कब से ये सब अपने अंदर लेकर बैठी हुई हो? हाँ, मैं और क्या करती? वली फिर से अपने सर्द मोहर से ख्याल में सिमट गया है सामी। और मैंने जितनी मेहनत से इसके और अपने दरमियान की दीवारों को गिराया था वो अब फिर से हमारे दरमियान आ खड़ी हुई हैं और अब इन दीवारों को गिराने का कोई रास्ता नहीं है।
परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इसने नफी में सर हिलाया। अब कुछ भी कभी भी ठीक नहीं होगा सामिया, कभी भी नहीं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी बदनामी मेरा इंतज़ार कर रही है, जैसे जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। मेरा दिल बहुत बोझ तले लगता है, फट जाएगा। मैं क्या करूं सामिया? इसकी बेसाख्ता हिचकी उभरी थी। सामिया ने आगे बढ़कर इसे खुद से लगाया तो वो इसके कंधे से लगी मजीद रोने लग गई। इतने दिनों बाद इसे कंधा मैसर आया था, भला वो कैसे ना अपने दिल को हल्का करती। कांता, अमल का ख्याल रखिएगा। मुझे नहीं पता क्यों वो कुछ ठीक नहीं लग रही। कांता ने एक पल के लिए इसका चेहरा देखा। थोड़ी देर कबल के स्मार्ट से वली के बरक्स, कदरे मुख्तलिफ, परेशान सा। और तुम्हें क्यों होने लगी इसकी इतनी फिक्र? एकदम कांता ने बहुत सख्ती से कहा तो वली ने इसकी जानिब नासमझी से देखा। वो दोनों सब्जाजार पर खड़े थे और सुबह की नरम सी धूप तिरछी होकर गिर रही थी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। क्या नहीं समझे तुम? वो पिछले 3 दिनों से बिलखती रही तुम्हारी गैर मौजूदगी में वली। पिछले पूरे 3 दिन इन्होंने अपने लफ्ज़ों पर जोर दिया। 3 दिनों से वो मुस्तकिल अजाब में है, तुम्हारी राह तक रही है, तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रही और इंतज़ार की सूली पर लटकी हुई है कि कब तुम इससे खुद बात करोगे। तुम्हें लगता है कि वो ठीक है, वो ठीक रहेगी। इस सारे अरसे में खुद के साथ उलझी हुई थी, मगर तुम्हें इससे क्या? वली अहमद, तुम करो जो कर रहे हो, करते रहो, तुम्हें क्या फिक्र इसकी। वो कैसे भी रहे, जिए या मरे, लोगों की बकवास सुनती रहे, इससे तुम्हें क्या? तुम तो कभी इतनी हिम्मत नहीं करोगे कि आगे बढ़कर इसका हाथ थाम लो, इसके सबसे कमज़ोर लम्हात में इसका सहारा बनो। दुनिया अगर तुम्हारे और इसके दरमियान आ रही है तो तुम भी आगे बढ़कर दुनिया से इसे छीन लो वली। मगर तुम ऐसा क्यों करोगे? इससे मोहब्बत नहीं करते तुम, तुम्हें सिर्फ खुद से मोहब्बत है, सिर्फ खुद की परवाह है तुम्हें। इसके साथ कुछ भी होता रहे क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं? आखिर में रुक कर बहुत बेरहमी से पूछा तो वली का दिल एक पल को कांप गया। आंखों में तकलीफ उभरी और जब से दांत जम गए। मैं इससे सिर्फ इसलिए दूर हूँ क्योंकि मैं इसकी बर्बादी नहीं चाहता। आप लोग समझते क्यों नहीं हैं कि मैं मनहूस हूँ? मैं जहाँ जाता हूँ जिंदगियाँ निगल जाता हूँ लोगों की, और आप चाहती हैं कि मैं इसे अपने साथ इस मिट्टी होती जलील ज़िंदगी में रोल दूँ। वो जिसे मैं अपने साए से भी दूर रखना चाहता हूँ, इसे अपनी ज़िंदगी में जगह देकर तबाह कर दूँ। मैं किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता। और आप, इसकी आवाज़ कांपी थी, आप मुझे इस लड़की के साथ ऐसा करने के लिए कह रही हैं कि जिसकी ज़िंदगी के लिए वली 100 दफ़ा अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर सकता है। कांता चंद लम्हे कुछ भी न बोल सकी। जानते क्या हो वली, तुम खौफजदा हो, डरते हो तुम। एक बार फिर कांता ने बहुत हिम्मत करके इस पर चोट की तो वली की आंखें जलने लगीं। हाँ, डरता हूँ मैं, खौफजदा हूँ मैं कांता, बहुत बहुत खौफजदा हूँ। इसे एक सांस की भी अजियत हुई और इस अजियत की वजह मैं बना तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश यही है कि इसे इसकी ज़िंदगी में खुश देख सकूं, मुतमईन देख सकूं। और इस सब को सोचते हुए मेरी जहन की तस्वीर में मेरा वजूद कहीं पर भी नहीं जचता। वो रेशम है और मैं टाट, वो आसमान है और मैं ज़मीन पर पड़ी खाक भी नहीं हूँ। मगर वो बेवकूफ़ लड़की। इसने रुक कर चेहरा ऊंचा किया और इसके कमरे की खिड़की पर नज़र डाली। वो बेवकूफ़ लड़की समझती ही नहीं कि कुछ भी, जितना भी अपने रवैये से समझा लूँ, सख्ती कर लूँ, डांट दूँ, मगर इस सब का तो इस पर कोई असर ही नहीं होता। जब भी मेरी तरफ देखती है तो इसकी आंखें मोहब्बत के एहसास से इस कदर जगमगाती हैं कि कांता, कि मैं डर जाता हूँ। मुझे लगता है मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगा, और जब भी मुझे ऐसा लगता है तो मुझे खुद से नफ़रत हो जाती है, घिन आती है खुद से। तुम जुल्म कर रहे हो वली, खुद के साथ भी और इसके साथ भी। एक दफ़ा शादी करके तुम इसे सवेली की सियासतों से दूर ले जाओ तो वो सब भूल जाएगी। तुम क्यों अपनी और इसकी ज़िंदगी को अजाब बना रहे हो? वली ने जलती आंखें चंद लम्हों के लिए मूंद लीं। जलन अब इसकी कंपटियों से सरायत करती सर के पिछले हिस्से में उतर रही थी। जुल्म हो चुका कांता, अब बस इंतकाम के उल्टे चक्कर बाकी हैं। जालिमों को इनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुदरत अपने उल्टे चक्कर शुरू कर चुकी है, जिसमें मेरी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं। मेरी दुश्मनियां हैं, मेरा उठना बैठना बदमाश लोगों में है, बहुत से लोग घात लगाए बैठे हैं।
آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو انجام تک پہنچاتے پہنچاتے میں خود بھی کہیں مر کھپ جاؤں، کوئی جنازہ بھی نہ پڑے، نہ ہی کسی کو میں یاد رہوں۔ ایسا ہوگا کانتا، جلد یا بدیر، مگر ہوگا ضرور۔ اور ایسے میں آپ چاہتی ہیں کہ میں اس کو خود کے ساتھ باندھ لوں؟ نہیں کانتا، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ گھبرا کر اس نے نفی میں سر ہلایا تو کانتا کا دل ایک پل کو لرز کر رہ گیا تھا۔ کتنی خوفناک باتیں کرتا تھا یہ لڑکا۔ تم ایسی باتیں مت کیا کرو ولی، پرانی والی کانتا نے دکھی ہوتے دل سے کہا تو وہ بدقت مسکرایا، پھر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی خشک مگر گلابی آنکھیں دیکھ کر کانتا ڈر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کروں گا آئندہ ایسی باتیں، مگر پلیز اس کا خیال رکھیے گا، اس کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی مجھ سے۔ اسے سمجھائیں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائے وہ، مگر اس طرح اندر ہی اندر نہ گھلے۔ میں چلتا ہوں، اب دیر ہو رہی ہے۔ مزید کوئی بھی بات کیے بغیر وہ آگے بڑھ گیا تو کانتا دکھی دل سے اسے جاتے دیکھے گئی۔ وہ دونوں ان کے دل سے بہت قریب تھے، مگر اب دونوں ہی تکلیف میں تھے، جس کے باعث ان کا اپنا دل بھی زخمی ہونے لگا تھا۔ ہاشم نے چھوٹی سیاہ آنکھوں کو مزید چھوٹا کر کے سامنے کھڑے شخص کو بدغور دیکھا۔ تو تم کہہ رہے ہو کہ ولی کرم کی موت کے وقت وہاں موجود تھا؟ اس کی آواز میں کوئی الارم سا تھا جو بج رہا تھا۔ جی سرکار، آگے والے نے گردن مزید جھکاتے ہوئے کہا تو پرسکون بیٹھا ہاشم یکدم دھاڑا۔ اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ وہ سرکار، آپ اپنی بہنوں کی شادی میں مصروف تھے، اس لیے میں نے آپ کو پریشان نہیں کیا۔ جلدی سے گھبرا کر وضاحت دی تو ہاشم کو اپنا سارا وجود آگ میں جلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں مصروف تھا، مر تو نہیں گیا تھا نا؟ ٹیبل پر ہاتھ مار کر اس نے چند لمحے گہری سانسیں لے کر خود کو پرسکون کیا۔ جب تم نے اسے وہاں مار کر پھینکا تھا تو کیا کرم اس وقت زندہ تھا؟ جی سرکار، زندہ تھا۔ 15 منٹ بعد موت ہوئی تھی اس کی۔ 15 منٹ؟ وہ پھر سے دھاڑا اور پھر اٹھ کر سامنے کھڑے شخص کو ایک زوردار سا مکہ مارا۔ وہ پیچھے کو لڑکھڑا کر گرا تھا۔ 15 منٹ تک وہ زندہ رہا اور تم مجھے اب بتا رہے ہو تم مجھے؟ ہاں۔ اس نے ٹیبل پر رکھی ساری چیزوں کو ہاتھ مار کر گرا دیا تھا، پھر لمبے بالوں میں ہاتھ پھینک کر غصے کو قابو کیا۔ 15 منٹ تک وہ زندہ رہا تو اس نے ولی کے سامنے کچھ نہ کچھ تو ضرور بکا ہوگا، اور اگر ایسا ہے تو پھر ولی اب تک کیوں خاموش ہے؟ وہ تو خاموش رہنے والا بندہ ہے ہی نہیں، پھر کیا چیز روک رہی ہے اسے؟ وہ کیوں چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے اب تک؟ اب کہ وہ بالوں میں ہاتھ پھنسائے خود سے بڑبڑا رہا تھا۔ پزل کا کوئی ٹکڑا کہیں سے غائب تھا اور اس کی ٹکڑے کی غیر موجودگی اسے اب بے سکون کر رہی تھی۔ ولی نے اپنی آنکھوں پر چڑھا سیاہ چشمہ اتارا اور پھر ایک ہوٹل میں داخل ہوا۔ شہر کا بڑا سا ٹائل سے چمچماتا ہوٹل وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ لابی سے گزرتا مخصوص کمرے کی جانب بڑھا اور پھر لفٹ کے ذریعے اوپر چڑھتا گیا۔ لفٹ سے باہر نکلا تو پھر ٹائل سے چمکتے ہال کو پار کرنے کے بعد طویل راہداری میں چلا آیا۔ راہداری کے دونوں اطراف میں دور دور تک کتھئی رنگ کے دروازے لگے تھے جو کہ اس وقت بند تھے۔ کبھی کوئی ایک شخص کسی دروازے کو کھول کر باہر نکل رہا ہوتا تو اس کی نظر آگے بڑھتے ولی پر پڑ جاتی۔ وہ ایک بہت مہنگا 6 اسٹار ہوٹل تھا۔ اس نے دروازے کے باہر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر آہستگی سے دروازہ کھولتا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ نرم سے جہازی سائز بیڈ پر سرمئی چادر بچھی تھی۔ کھڑکیوں پر گرے بھاری پردے بھی گہرے سرمئی رنگ کے تھے اور تو اور پیروں تلے بچھا قالین بھی اسی رنگ کا تھا۔ وہ سرمئی شیڈ سے ڈھکا بلا شبہ بہت خوبصورت کمرہ تھا، مگر ولی کو اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ سو رخ صوفے کی جانب پھیرا، اس پر کوئی ادھیڑ اوبا شخص بیٹھا تھا جس کا چہرہ مخالف سمت میں تھا۔ آؤ ولی آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جی سر، انتظار کے لیے معذرت۔ اس نے آگے قدم بڑھائے اور جیسے اس کا مسکراتا چہرہ دیکھا تو اس کے اپنے چہرے پر بھی نرمی بکھر گئی۔ وہ چہرہ حسن شاہ کا چہرہ تھا، دشمن کے دوست کا چہرہ۔ وہ قدم قدم چلتا عین اس کے سامنے آ رکا تھا، پھر ان کا نرم مسکراتا چہرہ دیکھ کر اس کا اپنا چہرہ بھی انتہائی نرم پڑ گیا۔ بیٹھو۔ ہاتھ سے اسے صوفے کی جانب اشارہ کیا تو پھر آگے بڑھ کر سامنے رکھے ٹیبل پر پڑی چائے بنانے لگے۔ ولی خاموشی سے بیٹھ گیا۔ کیسے ہو؟ اصغر بتا رہا تھا کہ پچھلے کئی دنوں سے کافی پریشان تھے تم، خیریت ہے نا سب؟ انہوں نے کپ اس کے آگے رکھا تو اس نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ آپ چائے بہت اچھی بناتے ہیں سر، بالکل اصغر جیسی۔ اس کی بات پر حسن مسکرائے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ولی اتنی آسانی سے کچھ بھی یوں بتانے نہیں بیٹھ جاتا تھا۔ جانتا ہوں، اب جیسا باپ ہوگا بیٹا بھی تو ویسا ہی ہوگا نا۔ خیر تم کہو کیسے ہو؟
काम हवेली सब ठीक है ना। वो बहुत हल्के फुल्के अंदाज में पूछ रहे थे, फिर भी इनके अंदाज की एहतियात बखूबी महसूस की जा सकती थी। इसने चाय से एक घूंट लिया और फिर कप सामने टेबल पर रख कर इन्हें देखा। सब ठीक है सर, लेकिन आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? हम ऐसी जगह पर ऐसे ही नहीं मिलते। यकीनन कुछ ऐसा है जो हल्का फुल्का नहीं है। हसन की मुस्कुराती नज़रें जो इसके चेहरे पर जमी थी, इनमें हल्की, बहुत हल्की सी चुभन उतरी। अमल ज़बान कौन है वली? होपफुली आपने आज की एपिसोड एंजॉय की होगी और स्टोरी आपको कैसी लग रही है, नॉवल आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, कमेंट में अपनी कीमती आरा का इजहार करें। आई विल बी वेटिंग फॉर यू गाइस। और कोई भी नॉवल की रिक्वेस्ट नहीं, हुक्म आप लोग करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद का नॉवल अपलोड करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।